हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ द ओनली एंड इजी वे टू क्लियर प्रीलिम्स एंड स्कोर 100 प्लस इन प्रीलिम्स। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने ओनली के ऊपर स्टार मार्क लगा रखा है, लेकिन इजी के ऊपर नहीं लगा रखा, क्योंकि ओनली में एक कैवियाट है, लेकिन ये प्रोसेस और ये मेथड इजी है। इस इसमें कोई कैवियाट नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू स्कोर 100 प्लस इन प्रीलिम्स। ओनली में क्या कैवियाट है कि अगर आप इसके अलावा और कोई मेथड ट्राई करोगे तो उसमें आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स गेट ड्रास्टिकली लो, और उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इस मेथड के अलावा आप किसी दूसरे मेथड से जाके खूब सारी नॉलेज इकट्ठा करके, खूब सारे करंट अफेयर्स करके यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। आप मान लो 5-6 महीना या 7 महीना या पूरे साल प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, और अपने मेंस का प्रेशियस टाइम भी आप उसमें बहुत कम कर दोगे। तो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन आपके चांसेस बहुत मिनिस्कुली लो हो जाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यस, स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी है मेरी, मेरे फ्रेंड ए की और फ्रेंड बी की। तो इन तीनों लोगों ने प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं ये लोग पिछले 3-4 साल से। तो मेरा क्या हुआ कि 2024 में आई गोट अराउंड 88 मार्क्स which were slightly above the cutoff, and in 2025 I got around 110 marks from various coaching answer keys. तो मेरा फ्रेंड जो ए है वो मुझे 2025 प्रीलिम्स के 6 से 7 महीने पहले मिला था, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट प्रीलिम्स। तो ए पहले 4 बार प्रीलिम्स फेल कर चुका था एंड ही वाज वेरी एंशियस अबाउट प्रीलिम्स। देन आई शेयर्ड माई स्ट्रेटेजी जो मुझे अराउंड पता लगी थी 2024 प्रीलिम्स के 1-1.5 महीना पहले, और पहले पता लगती तो शायद मेरा यहाँ पे भी स्कोर बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता। लेकिन 1-1.5 महीना भी मेरे लिए काफ़ी था जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ, और यहाँ पे मैंने 2-3 महीना दिया था। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपने फ्रेंड ए के साथ शेयर करना स्टार्ट करी, और हम दोनों ने 2 से 3 महीने दिए प्रीलिम्स 2025 को। एंड हम दोनों ने ही बहुत इफेक्टिवली, बहुत इजीली हमने 105 से 110 तक स्कोर किया दोनों ने। उसका भी वेरियस आंसर कीज से अराउंड एवरेज ऑफ 105 बन रहा था। तो इसमें बात मेन क्या थी, मेंटल स्टेट की। जो फ्रेंड ए है मेरा, वो प्रीलिम से लास्ट प्रीलिम्स में 2024 में ही वाज वेरी एंशियस, क्योंकि उसको सभी लग रहा था कि कहाँ से क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगी, और यूपीएससी इस बार क्या स्ट्रेटेजी में चेंजेस करेगा। आपने खुद देखा होगा 2023 में वो ओनली पेयर वाले क्वेश्चन लेके आ गए थे। लेकिन जब से हमको ये स्ट्रेटेजी पता लगी, और खासकर ए को, ए वाज वेरी काम हेडेड एंड कोई एंजाइटी नहीं थी उस बार उसे। और क्योंकि हमें पूरे टाइम पता था कि हम बहुत इजीली क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स को। और दिस देर इज वन लिटिल अनफॉर्चुनेट स्टोरी अबाउट माई फ्रेंड बी। तो मेरा फ्रेंड बी क्या है, ही इज़ फ्रॉम ए वेरी प्रेस्टिजियस आईआईटी, और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर वेरी गुड, और उसकी नॉलेज जो जिस तरीके से वो अब्जॉर्ब करता है नॉलेज को, जिस तरीके से रिवाइज कर रहा है, दैट टेक्निक्स आर आल्सो वेरी गुड। लेकिन उसने गलती क्या करी इस बार, ही रिलाइड ऑन नॉलेज ओनली। तो उसमें क्या हुआ कि उसके मार्क्स रह गए 70 से 80 के बीच में, और उसने 5 से 6 महीने दिए थे प्रीलिम्स की तैयारी को, और उसने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी, लेकिन 80 से ऊपर मार्क्स नहीं आ पाए। तो ही इज ऑल्सो सेइंग कि 2026 के लिए ही विल ट्राई दिस मेथड। तो अब ये मेथड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन कहाँ से उठता है कि इस प्रीलिम्स अ गेम ऑफ नॉलेज ओनली, कि आप खूब सारा पढ़ के और आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हो क्या प्रीलिम्स में, वो भी एक फिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं 7-8 महीने पढ़ के या 5-6 महीने पढ़ के कर सकता हूँ। फिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम इज 3 to 4 months। और मैं तो, अब मैंने 2 बार जब ये चीज़ अप्लाई कर दी है और आई गोट अ हैंग ऑफ इट, तो मुझे अब अराउंड 2 मंथ्स ही लगते हैं इसमें। ठीक है। तो बात ऐसी है
कि प्रीलिम्स में जैसा भी आपको भी पता है और पॉपुलर डिस्कोर्स में भी ये बात है कि 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आप नॉलेज से, आपके स्टैटिक सोर्सेज से आते हैं, जो कि आप बिल्कुल नॉलेज से सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बिल्कुल पहले राउंड में और कर सकते हो। ये 35 होंगे या फिर कभी 30 to 35 होंगे। किसी साल पेपर और टफ आ गया तो 25 से 30 तक होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो गेम है प्रीलिम्स क्लियर करने का, वो आता है इन बाकी 65 क्वेश्चंस में। क्योंकि मान लो अगर आप सिर्फ नॉलेज से जाओगे और आपने ये 35 क्वेश्चंस कर दिए नॉलेज से, तो उसके बाद अगर इस 65 में से आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है तो आपका स्कोर 70s या 80s में रह जाएगा, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 60-70% तक हो। अगर 50% है तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन कैलकुलेट करें तो 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ सही करे और यहाँ पे मान लो अगर मेरी 50% एक्यूरेसी भी है तो आई गेट अराउंड 32 करेक्ट। तो दैट गिव्स मी अ नेट ऑफ 67 करेक्ट, और इसमें से भी मान लो अगर 2-3 गलत हो गए तो अराउंड 64-65 करेक्ट, जिससे कि 105 के अराउंड आपका स्कोर आ जाएगा इजीली। तो 50, अगर इन 65 क्वेश्चन में 50% अपने को एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है या उस पॉइंट तक लानी है, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल एज पर नाउ। जैसे जैसे आगे मेरी भी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो हो सकता है हम स्कोप इंक्रीज करें इसका, चैनल का, लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे यूट्यूब चैनल का पॉइंट यही है कि इन क्वेश्चंस में हम एक्यूरेसी 50% लाएं। और जो लोग इस चीज़ को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करेंगे ना, तो आई कैन अश्योर यू आपकी इसमें एक्यूरेसी 70% तक भी जा सकती है। सम पीपल हैव इवन रिपोर्टेड 70 to 80%, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं और उस पे हम फोकस नहीं करेंगे। अपने को ये है कि अपना बस बिल्कुल इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाए, जो कि 60-70% में हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी, ये प्रीलिम्स का सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। तो हम देखते हैं कि अपने को प्रोबेबिलिटी कैसे लगानी है। अब ये वही बात मैं जो बोल चुका हूँ कि 50% एक्यूरेसी चाहिए। अपना टारगेट होगा कि, मेरा पर्सनली टारगेट रहता है कि मैं 70% तक हिट करूँ, क्योंकि अगर मैं 70% का टारगेट करूँगा तो मैं 60 तक तो पहुँच ही जाऊँगा, या फिर 60, 65, 55 कहीं यहाँ तक तो पहुँचूंगा ही। तो अगर मैं 50 का ही टारगेट करूँगा तो हो सकता है कि थोड़ा मैं नीचे रह जाऊँ। तो ये मेरा पर्सनल रहता है कि मैं थोड़ा हाई एम करता हूँ ताकि मैं वहाँ पे आ जाऊँ, उससे जस्ट नीचे तो मैं पहुँच ही जाऊँ। तो अपन ये एक्यूरेसी कैसे लाएंगे, मेन मुद्दे की बात ये है। तो ये एक्यूरेसी लाएंगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो भाई चाहे जो कोई कुछ भी कह दे कि कोई नया सोर्स आ गया, ये सबसे बेस्ट सोर्स है, क्या सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स जो यूपीएससी का है वो दो ही हैं, वो है सिलेबस और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेंस में तो क्या है कि भाई सिलेबस बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। तो प्रीलिम्स में वी आर लेफ्ट विद ओनली वन सोर्स, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर अटेम्प्ट में, लोग जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देंगे लोग कि मान लो कि बोलते हैं 9:30 से 11:30 तक आप टेस्ट दो, उसको फिर एनालाइज करो आप 2 घंटे में। तो उससे क्या होगा कि फिर आपका जो स्कोर है वो बढ़िया आएगा। लेकिन इस मेथड में क्या है कि आप 9:30 से 11:30 तक आप 1 घंटे में एक पीवाईक्यू करने की कोशिश करो। एक पीवाईक्यू का मतलब एक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अराउंड 100 क्वेश्चंस का मैं टारगेट बनाता हूँ 1 घंटे में। शुरू शुरू में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 1.5 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 2 भी लग जाते हैं, जब बिल्कुल आप स्टार्टिंग कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपने एक राउंड ऑफ पीवाईक्यूज कर लिया है, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आप उसको एनालाइज करो और देखो कि उसमें से आपने क्या क्या टेक्निक्स निकाली, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली। तो ये बेसिकली तरीका रहता है कि मैं 5 से 6 बार ये प्रोसेस रिपीट करता हूँ। वो 60 डेज होते हैं और 10 साल के पीवाईक्यू होते हैं। तो मैं 60 क्वेश्चन पेपर कर सकता हूँ, तो 10 क्वेश्चन पेपर को मैं 6 बार करता हूँ। ठीक है, तो ये फंडा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इन पीवाईक्यूज बार बार करके और मॉक टेस्ट छोड़ के, जो कि एक मतलब मेजर बिलीफ है यूपीएससी प्रिपरेशन में कि आपको यू प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट वगैरह खूब सोल्व करने पड़ेंगे।
तो वो सब छोड़ के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बात ऐसी है कि भाई जो यूपीएससी का एग्जामिनर है ना, ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन, और वो एक पर्टिकुलर तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है। और वो तरीका अपने को पता कहाँ से लगेगा? जब हम खूब सारा डेटा करेंगे। तो जैसे कि अपने को पता है कि कोई भी कंपनी हो गई, फेसबुक हो गई या गवर्नमेंट हो गई, तो जब भी वो कुछ पॉलिसी बनाते हैं या जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो जो एक्वायर करते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को एक्वायर करते हैं। तो अपन मिलियंस और बिलियंस तो नहीं, लेकिन अपन हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट निकालेंगे, और उन डेटा पॉइंट से अपन जनरलाइज करेंगे कुछ रूल्स, कुछ मेंटल फ्रेमवर्क्स, कुछ टेक्निक्स, जिससे कि हम जो आने वाला वो है, जो आने वाला क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम ये सब लगाएंगे। और ये सब उसमें 100% एक्यूरेट नहीं होगा। आपको भी पता होगा कि कोई भी, आप कितना भी डेटा निकाल के कितना भी प्रिडिक्ट कर लो, 100% हो ही नहीं सकता। और एक ह्यूमन पेपर सेट कर रहा है, कोई मशीन नहीं कर रही, इसलिए 100% एक्यूरेसी अपने को आ नहीं सकती, और अपने को चाहिए भी नहीं भाई, क्योंकि अपने को 150 नंबर नहीं चाहिए। अपने को 150 नंबर नहीं चाहिए, अपने को 100 नंबर ही चाहिए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम बार बार इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, उनसे हम रूल्स, फ्रेमवर्क्स और टेक्निक्स निकालेंगे, और उनको हम फिर आगे वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो अब बात क्या है कि मार्केट में इन चीज़ों को एलिमिनेशन टेक्निक्स भी कहा जाता है, और इनको ट्रिक्स भी कहा जाता है। तो वो चीज़ भी पार्शियली करेक्ट है, ये एलिमिनेशन टेक्निक और ट्रिक्स हैं, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क है। उस मतलब पार्शियली करेक्ट है। एक ब्रॉडर पिक्चर ये है कि एक फ्रेमवर्क है जिससे आप हर क्वेश्चन को देखो, और उस क्वेश्चन को आप पुराने डेटा पॉइंट से जब देखोगे ना, तो इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि भाई खूब सारा मेरे पास डेटा पॉइंट थे, और उससे मैंने एक फ्रेम बनाया, और उस फ्रेम से जब मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखूंगा, तो मेरे उस क्वेश्चन को सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50 से 70% हो जाते हैं। ठीक है? और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, या अभी यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस, तो धीरे धीरे आ जाएगा। मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को मैं अराउंड 20 से 25 टाइम्स कर चुका हूँ अपने 2 अटेम्प्ट में। तो धीरे धीरे आपको भी पूरा, यूल गेट इट, है ना? और अभी शायद आप उसको उस लेवल पे फॉलो ना कर पाओ कि भाई ये कैसे ऐसे रूल्स हैं या फ्रेम्स हैं जो एकदम से लगाने से इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी और इतना इजीली हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही हम 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड यू विल गेट इट। अब ये है कि भाई एग्जामिनर ने जो रूल्स और फ्रेमवर्क्स बनाए हैं ना, पेपर सेट करने के लिए और हर क्वेश्चन सेट करने के लिए, उन्हीं को हम यूज करेंगे उसके अगेंस्ट, टू गेट 100+, this is not 100%, to get 100+ स्कोर। तो 100+ स्कोर करने के लिए हम ये एग्जामिनर के अगेंस्ट यूज करेंगे। तो इसमें बेसिक ये है कि भाई एग्जामिनर 4 ऑप्शन बनाता है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है उन 4 में से 3 ऑप्शंस को गलत बनाने का। तो वही हमारे रूल्स और फ्रेम्स हैं कि वो उनको कैसे गलत बना रहा है या फिर कैसे सही कर रहा है। तो आप उनको एलिमिनेशन ट्रिक्स और इनसे भी रिलेट कर सकते हो। लेकिन एलिमिनेशन ट्रिक्स के अलावा भी अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ब्रॉडर बताया उनसे। और क्योंकि एलिमिनेशन ट्रिक्स के नाम से भी लोगों के बहुत नेगेटिव कोनोटेशंस भी जुड़े हुए हैं, तो आई वांट यू कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह देखो, और आप पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, और उसको एनालाइज करो, और उसके बाद अपना माइंड बनाओ कि भाई ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाँ, हमारा होने क्या वाला है शेड्यूल, कि हम 2015 के पेपर से स्टार्ट करेंगे, और हम 2025 तक आएंगे, और आने वाले 5 से 6 महीने तक हम 5 से 6 बार करेंगे। मैं भी इसी चैनल पे 5 से 6 बार करूँगा, ताकि जो मेरे इनसाइट्स हैं वो भी और क्लियर और डीप होते जाएंगे, इवॉल्व होते जाएंगे। तो आई वॉन्ट यू टू विटनेस कि मेरे वो इनसाइट्स कैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं, और आपके इनसाइट्स भी इवॉल्व होते जाएंगे। इसीलिए मैं उनको एक बार नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को 5 से 6 बार करेंगे अपन। और डेली 20 से 30 मिनट के वीडियोस आएंगे डेली।
और इसमें होगा क्या कि हम वी विल डिस्कस जितने क्वेश्चन भी हो सकते हैं इतने टाइम पीरियड में। और डेली होने से बात क्या होगी कि एक तो आप बिल्कुल ओवरबर्डन नहीं होंगे कि भाई एकदम से पूरे दिन का करा दिया और फिर उसमें 3 घंटे का वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। और ये होगा कि डेली एक पर्टिकुलर शेड्यूल बन जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी चाय के साथ, अपने इवनिंग स्नैक्स के साथ या फिर किसी लंच या डिनर या किसी और भी मील के साथ आप देख रहे हो, तो धीरे 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 वी कैन इजीली स्कोर 100 प्लस अगर अपन ये धीरे धीरे इंटरनलाइज कर लेंगे इन फ्रेम स्कोरिंग टेक्निक्स को। ठीक है। रनिंग नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड 2 सेट्स ऑफ नोट्स। तो ये 2 सेट्स ऑफ नोट्स क्या होंगे? एक तो नोट्स होंगे जिसमें फ्रेम्स और टेक्निक्स होंगे। जितने भी रूल्स, टेक्निक्स, फ्रेम्स और ये एलिमिनेशन टेक्निक्स जितनी भी अपन अ, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से डिड्यूस करेंगे, उन सबको मैं पॉइंट वाइज़ लिख के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है? और अ, उस टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन आपको ये इसी सॉरी, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरे सेट ऑफ नोट्स होंगे वो होंगे जनरल ऑब्जर्वेशन या जनरल डिडक्शंस अराउंड द एग्जाम। ये फ्रेम्स और टेक्निक्स से अलग होंगे लेकिन दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इनको भी मैं नंबर वाइज बुलेट पॉइंट्स बना के शेयर कर दूंगा। ये आप देखना एंड तक ये अराउंड 50-60 के अराउंड हो जाएंगे। और लास्ट में आपको सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करना है। लास्ट के 2 दिन में मैं सिर्फ यही करता हूँ। और ये तो बढ़ती जाएंगी, इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। मतलब बढ़ती जाएंगी ऐसा नहीं है कि एंडलेसली बढ़ती जाएंगी, लेकिन देखते हैं कितना होती जाएगी। और इस वीडियो के एंड में देयर इज ऑल्सो अ लिटिल सरप्राइज, तो वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद 2025। एक सेकेंड यार, मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि अभी नया नया शुरू किया है, तो मैं एडिटिंग में और इसमें टाइम नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे भी अभी पढ़ना है। तो मैं कंटिन्यूअस ही वीडियो डालूंगा एक बार बना के, तभी हो पाएगा भाई कि डेली वीडियो डाल रहे हैं। नहीं तो डेली एडिटिंग और ये करने बैठ गए तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि पीएम जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। तो पीएम जन धन योजना पूछी गई है। तो हम इससे पहला ऑब्जर्वेशन अपना क्या निकाल सकते हैं? जो मैं बता रहा था जनरल ऑब्जर्वेशंस, क्या नाम दिया था मैंने उस चीज को? जनरल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द एग्जाम। तो पहली जनरल ऑब्जर्वेशन अपन निकाल सकते हैं कि सिर्फ मेजर स्कीम्स पूछी जा रही हैं, जो कि सबको पता है। कोई यूपीएससी की अगर तैयारी भी नहीं कर रहा उसको भी पीएम जनधन योजना पता होगी। और इन मेजर स्कीम्स में भी आगे हम देखेंगे कि कोई और ऑब्जर्वेशन भी आता है। तो ऑप्शन ए सेज कि प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीप इंटरेस्ट रेट्स। ओके, ये नहीं है। बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पीएम जनधन योजना तो आपको पता ही होगी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक स्कीम है जो सबको पता है। प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बैकवर्ड एरियाज, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो इसमें से अपने को पता है कि द आंसर इज सी। आई वॉन्ट यू टू फोकस कि ये देखो कि इस क्वेश्चन में इस स्कीम के बारे में कोई भी टेक्निकल डिटेल्स और कि भाई कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं और कितने का ओवर ड्राफ्ट होता है और किसके नाम से खुलता है, कितने साल में खुलता है और कितने का इंश्योरेंस होता है, कुछ नहीं पूछा गया। सिर्फ बेसिक पूछा है कि भाई ऑब्जेक्टिव बता दो। और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि अगर किसी बंदे ने पढ़ाई नहीं भी करी है, सिर्फ उसने रोड पे होर्डिंग भी देखा है तो भी बता देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू रखना है करंट अफेयर्स का। ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में थी 2014 2015 के टाइम पे। तो हमें सिर्फ एक जनरल ऊपर से अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और जो
जो डिटेल्स बार बार रिपीट हो रही है न्यूज़पेपर वगैरह में और करंट अफेयर्स में भी, रिपीट होने का मतलब ये है कि भाई वो सेम डिटेल, मेजर डिटेल है, वो हर जगह आ रही है। तो सिर्फ वही याद रखना है, सारी डिटेल्स याद नहीं करनी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। और तो ये हमारी हो जाएगी जनरल ऑब्जर्वेशन नंबर 1। इस इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे अपना पहला फ्रेमवर्क आता है, पहला फ्रेम, मेंटल फ्रेम या पहली टेक्निक आती है क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो पहला फ्रेम ये कहता है कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल है, यहाँ पे फाइनेंशियल है, तो दीज बोथ आर सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस, तो आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया तो उसने, उसको पता है कि ये सही ऑप्शन है, तो उसको 3 ऑप्शन गलत भी बनाने हैं, तो वो एक ऑप्शन इसके क्लोज बना दिया उसने ताकि वो कंफ्यूज कर पाए। आप भी देखो, ये आपके साथ भी होगा, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करोगे ना, तो आप एक या दो ऑप्शन उसके पास पास बनाने की कोशिश करोगे, एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू कंफ्यूज द अदर पर्सन जिससे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम ये पूरा डेटा, हम पूरा पैटर्न समझ जाएंगे, तो ये हम एग्जामिनर की अगर ये टेक्निक समझ गए तो यही टेक्निक हम उसके अगेंस्ट यूज करके और हम उसको सही करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन उस इजी क्वेश्चन से भी हम कभी कभी ये टेक्निक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं नोट बना के दे दूंगा, दिस इज टेक्निक नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चंस। तो स्टैटिक क्वेश्चंस पे अभी अपन फोकस नहीं करेंगे, अभी अपन जो बाकी बचे हुए 60-65 क्वेश्चंस है ना, उन पे फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि उनमें मैं आपको दिखा सकूं कि उनमें अपन 60 to 70% एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्टालेजा। अब इसमें क्या है, हियर कम्स रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है कि ब्रिक्स हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, जो जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये यूपीएससी की फेवरेट है। और यहाँ से आप रूल नंबर 2A भी बता सकते हो। तो 2A विल से कि इंडिया से रिलेटेड जो चीज नहीं है ना, उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जैसे फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फोर्टालेजा ब्राजील में है, लेकिन अगर किसी को पता भी नहीं है ना, तो भी अपन 50-50 तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि एशियान में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ओईसीडी में इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड डब्ल्यूटीओ। तो अगर आपको पता है कि भाई फोर्टालेजा ब्राजील में है, तो आप ब्रिक्स कर सकते हो, क्योंकि ब्रिक्स में ब्राजील भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो रूल्स हैं, इनको याद रखना है, और इनको अपन आगे आने वाले क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करेंगे। तो जो लोग इस टेक्निक को या इस मेथड को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि भाई ये एकदम से आप कहाँ से ले आए। तो मैं ये लेके आया हूँ अपने एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जब आप भी ये देखोगे तो आप ये चीज़ बार बार देखोगे कि ये जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आंसर इन्हीं में से होता है। अब बात ये है कि आंसर वैसे तो कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो मैं कोई ओलंपियाड दे रहा हूँ या मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा हूँ, तो कुछ भी आंसर हो सकता है। लेकिन यूपीएससी एग्जामिनर का एग्जाम पेपर सेट करने का एक तरीका है, और वो उसी तरीके से बार बार सेट कर रहा है पेपर पिछले 10 से 15 साल तक। तो इसीलिए अपन उसी तरीके को फॉलो करेंगे, ये नहीं मानेंगे कि कुछ भी आंसर हो सकता है। अपने को ये चीज माननी है कि भाई ये हमारे पास डेटा है पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स का, और ये आगे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो अपन चौथा क्वेश्चन अगेन स्टैटिक, फिफ्थ इज ऑल्सो स्टैटिक ज्योग्राफी, सिक्स्थ इज ऑल्सो वेरी इजी स्टैटिक ज्योग्राफी, और ये बिल्कुल स्टैटिक पॉलिटी है, एंड दिस इज स्टैटिक इकोनॉमी, दिस इज बेसिक मैपिंग। इसी से रिलेटेड अपना सरप्राइज है जो वीडियो के एंड में आएगा। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन।
ये काम क्यों नहीं कर रहा? या दिस इज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन? तो भाई नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इनोवेशन का मतलब कुछ साइंस एंड टेक या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? NIF is an autonomous body of Department of Science and Technology under the central government. ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट वन. स्टेटमेंट टू भी पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि भाई ये सही है कि गलत है. स्टेटमेंट टू सेज कि NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions. तो यहाँ पे अपना रूल नंबर थ्री आता है. रूल नंबर थ्री क्या है कि यूपीएससी जो है वो 9 out of 10 टाइम्स स्टेटमेंट खुद से कभी नहीं बनाता. वो स्टेटमेंट्स को उठाते हैं. अगर तीन स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं या दो या चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को किसी बुक से या किसी सोर्स से उठाते हैं और फिर उसको गलत करने के लिए उसको ट्वीक कर देते हैं. वो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, तो मैंने चार स्टेटमेंट्स उठा ली, तो मैं क्या करूँगा कि एक में मैं डेटा चेंज कर दूंगा, या मैं फैक्ट चेंज कर दूंगा, या मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दूंगा, मिनिस्ट्री चेंज कर दूंगा, या फिर मैं नोट लगा दूंगा, या फिर मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लगा दूंगा उसको करने के लिए. लेकिन 1 out of 10 टाइम्स वो स्टेटमेंट को बनाते हैं, और दे आर नॉट वेरी गुड एट मेकिंग स्टेटमेंट्स. वो उठाने में बहुत सही है और ट्वीक करने में बहुत सही है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट वो 1 out of 10 टाइम्स है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है. इनको मैं बोलता हूँ मेड अप स्टेटमेंट्स, और इनको मैं बोलता हूँ पिक्ड अप स्टेटमेंट्स. आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना लास्ट तक कि कौन सा मेड अप स्टेटमेंट्स है और कौन से पिक्ड अप स्टेटमेंट्स हैं, तो यू विल गेट वेरी गुड एट इट. जस्ट कीप डूइंग दिस कंसिस्टेंटली. तो इसमें ये है कि इन्होंने लिखा है हाईली मैंने पकड़ा कैसे कि ये मेड अप स्टेटमेंट है. इन्होंने लिखा कि हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन कोलेबोरेशन विद हाईली एडवांस्ड. तो आपने कोई भी करंट अफेयर पढ़ा हो, कोई बुक पढ़ी हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो ऐसे वर्ड्स कभी यूज नहीं होते कि हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च करेंगे और हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ फोकस करेंगे. प्रीमियर फिर भी यूज हो जाता है कि प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस कोलैब करेंगे, लेकिन देखो ये हाईली एडवांस यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो मतलब ये लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को मैं गलत कर दूंगा कि ये मुझे बना के एक झूठ बेचने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ पे दिक्कत होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन टफ है, क्योंकि जनरली यूपीएससी क्या करता है कि डिपार्टमेंट्स वगैरह चेंज करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, ये सब भी चेंज करता है. लेकिन अब यहाँ पे दो तीन फ्रेम्स लग रहे हैं. ठीक है, फ्रेम क्या लग रहे हैं कि एक तो डिपार्टमेंट्स वो गलत देते हैं, ठीक है, लेकिन इनोवेशन साइंस से रिलेटेड है, तो ये चीज सेंस बना रही है. और एक ये ट्रिक मेरे साथ खेल चुके हैं ऑलरेडी. तो जनरली एक यूपीएससी एक क्वेश्चन में एक बार ही ट्रिक खेलती है ट्रैप करने के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं खेलती है. तो अपने को ओवर एनालिसिस नहीं करना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनोवेशन के साथ साइंस जा रहा है. तो आई विल टेक दिस एज करेंट, तो आंसर में लगाऊंगा वन ओनली. तो ये इसमें सही ऑप्शन भी है. तो ये क्वेश्चन अगर आपको अभी सेंस बना रहा है तो ठीक है, वरना इसको अभी छोड़ भी सकते हो. ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये वही हैं कि भाई जो एक्यूरेसी को 60 से 70 तक लेके जाएंगे या 75 तक लेके जाएंगे. अभी अपन 50 से 60 पहुंचने की कोशिश में है, तो ये धीरे 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 हम आगे तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. अरे यार,
एक सेकेंड। यस। तो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे रूल नंबर 3 तक। तो यहाँ पे आ रहा है रूल नंबर 4 या फिर फोर्थ मेंटल फ्रेमवर्क। फोर्थ मेंटल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है एनवायरनमेंट में, साइंस में या फिर इन जनरल, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव ही होंगे। और कोई चीज़ अगर खराब हो रही है एनवायरनमेंट में, साइंस में, तो उसके डोमिनो इफेक्ट से उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नेगेटिव ही होंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो इसने खुद ही बना दिया अपना काम, इसने देखो बहुत इजी कर दिया। इसने कह दिया कि इनअप्रोप्रिएट यूज हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नेगेटिव ही होंगे। एक्सेसिव यूज हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जाम्पल यूरिया वगैरह का। तो इसमें ऑप्शन वन नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट वन कहता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सोइल कैन अकर। तो भाई ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके लिए तो हम वो लेग्यूम्स वगैरह लगाते हैं कि एक साल की खेती छोड़ते हैं या फिर एक सीजन छोड़ते हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली वो पौधे लगाते हैं जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल में आए। तो भाई अगर मैं दे दनादन उसमें यूरिया डाल रहा हूँ, खाद डाल रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चीज़ कैसे हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकती ना। तो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से नहीं, सॉरी, नेगेटिव से तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन सेल एसिडिटी ऑफ सोइल कैन टेक प्लेस। हाँ, अगर सोइल एसिड होती जा रही है, मतलब सोइल में भाई न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती जा रही है और उसमें खेती इतने अच्छे से, एग्रीकल्चर इतने अच्छे से क्रॉप्स नहीं हो पाएंगी, तो दिस इज नेगेटिव थिंग। तो नेगेटिव से तो नेगेटिव हो ही सकता है, कैन टेक प्लेस। तो थोड़ा सा भी अगर एसिडिटी बढ़ गई तो हो गया ना। कैन वाले क्वेश्चंस में आप एक्सट्रीम केसेस पे जाके देखा करो कि अगर मान लो 0.0001% भी हो गया तो एसिडिटी बढ़ गई भाई, तो नेगेटिव हो सकता है और इतने तो हो ही सकता है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। और लीचिंग ऑफ नाइट्रेट इनटू ग्राउंड वाटर कैन अकर। हाँ, ग्राउंड वाटर में अगर मान लो 0.0001% भी चला गया तो हो सकता है, और दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव थिंग क्योंकि नाइट्रेट अगर पानी में मिल गया तो पानी पोल्यूशन हो रहा है। तो पहला गया, 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहीं पे अपन, जैसे मैंने ये 0.001% वाला बताया है, तो हम इसी में रूल नंबर 5 भी यहीं पे देख सकते हैं कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी हो ना यार, जैसे मान लो कैन दिया है या फिर नोट दिया है, ठीक है, तो उसमें आप एक्सट्रीम एग्जांपल सोच के उसको नेगेट या प्रूव करने की कोशिश किया करो। इसका मतलब क्या है कि मान लो उन्होंने पूछा, ऐसे बोल दिया होता कि एसिडिटी सोयल की इंक्रीज हो ही नहीं सकती, कैन नॉट इंक्रीज, तो मैं एक्सट्रीम सोचूंगा कि यार अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया तो नहीं हो जाएगा इंक्रीज। या फिर उसने ऐसे सॉफ्ट स्टेटमेंट दे दिया या माइल्ड स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये हो सकता है, कैन टेक प्लेस, मे टेक प्लेस, तो यार अगर थोड़ा सा भी हो गया तो हो जाएगा ना। तो यही रूल नंबर 5 है कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी हुई हो तो आप उसमें अपना एक्सट्रीम सोचा करो, जस्ट टू प्रूव इट रॉन्ग या फिर जस्ट टू प्रूव इट राइट। ठीक है। तो अभी यार टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इस वीडियो का, तो हम यहीं पॉज कर देते हैं। बाकी कल मैं आता हूँ दोबारा। और आज बेसिकली वो शुरू में काफ़ी फंडे इंट्रोड्यूस करने थे, उसमें टाइम लग गया। कल से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस किया करेंगे। और अब बात है कि जो मैंने बात करी थी कि वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये है कि हम मैपिंग भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम डेली 4 से 5 पॉइंट मैप किया करेंगे। जैसे आज मैंने हिल्स देखी हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे कि ये नॉर्थ इंडिया अगर है तो नॉर्थ इंडिया के सारे हिल्स कर लेंगे एक दिन, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिल्स कर लेंगे। तो ऐसे अगर अपन कुछ कुछ पॉइंट्स करते रहे तो धीरे धीरे हिल्स, रिवर्स, माउंटेन पीक्स, वर्ल्ड मैप हो गया, स्ट्रेट्स हो गया,
तो वो अपन 3-4 महीने में बहुत ईज़िली कर सकते हैं। उससे मेरा भी रिवाइज़ हो जाएगा और आप लोगों की भी मैपिंग बहुत ईज़िली हो जाएगी और आप डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करोगे ना यार, तभी होगा। एकदम से लास्ट के 2-3 महीने में करोगे ना, तो मैपिंग बहुत भारी हो जाती है। ये गलती मैंने पिछले बार कर दी थी कि मैपिंग मैंने लास्ट के 45 डेज़ में ही शुरू करी थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ गया था और मतलब इससे टेंशन भी बहुत होती थी, कि यार मैपिंग करनी है, मैपिंग करनी है। तो इस बार आई हैव डिसाइडेड कि मैं शुरू से ही करूँगा। तो आज हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट की कुछ हिल्स। तो मैपिंग हम करेंगे कैसे कि कुछ मैंने निमोनिक्स बना रखे हैं या कुछ मैंने छोटी-छोटी स्टोरीज़ बना रखी हैं याद करने के लिए। अगर आपने भी कुछ अच्छा बना रखा है तो कमेंट कर देना, मैं भी याद कर लूँगा यार। एक-दूसरे से सीखते हैं यहाँ पे। तो आज हम फ़ोकस करेंगे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की जो हिल्स हैं, दाफला, मीरी, अबोर, मेशमी। तो और नामचा बरवा यहाँ पे पीक है जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आ रही है मुड़ती है। तो इनको मैं याद करता हूँ कैसे कि अरुणाचल में डीएम एएम, कि अरुणाचल में अरेंज मैरिज के बाद भी डीएम नहीं हो पाता क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो ऐसे मैंने ये बना रखा है कि या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि डीएम नहीं हो पाएगा अरेंज मैरिज से पहले या फिर बाद में, या कुछ भी ऐसा बना लो। मतलब डीएम ये हो गया डायरेक्ट मैसेज, जो डीएम तो अपने को पता ही है, और एएम हो गया अरेंज मैरिज। ठीक है। और नामचा बरवा आप इसको याद रखना कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ से मुड़ती है, इसको ग्रेट बेंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। सो फिर भाई कल मिलते हैं गाइस। और किसी को अगर कोई डाउट हो या किसी को कोई डिसएग्रीमेंट हो या फिर किसी को लग रहा हो कि कुछ मैंने मिस कर दिया या फिर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं तेज कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ या मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी सोच रहे हो या कुछ भी डाउट हो ना, लिख देना यार, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही यूट्यूब पे कुछ बनाया है। सो आई एम श्योर मैंने कुछ मिस्टेक्स करी होंगी, ले और आई एम ऑल्सो श्योर कि जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊँगा तो वो इम्प्रूव होते जाएंगे। सो कमेंट करो, मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा।